नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। किस तरह से पुलिस जटिल से जटिल केसेस को भी सॉल्व करती है। जब इस कहानी के बारे में स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक बात आई कि जब पुलिस इतना जटिल केस को सॉल्व कर लेती है तो बहुत सारे ऐसे केसेस क्यों अनसुलझे रह जाते हैं। तो उसी पर आधारित एक कहानी है आज, सच्ची कहानी। और मुंबई की यह कहानी है, किस तरह से पुलिस ना ही कोई सबूत ना ही कुछ, लेकिन फिर भी इस क्रैक को क्रैक करती है और असली जो गुनहगार रहता है उस तक पहुंचती है। दरअसल यह कहानी जो है कोरोना जब दस्तक देने वाला था उससे पहले की है। चाइना में उस समय कोरोना वहाँ दस्तक दे चुका था और वहाँ धीरे धीरे स्पीड पकड़ा था। लेकिन भारत में 2009 के दिसंबर में जो है कोरोना का उतना केसेस नहीं था या ना के बराबर था। उसी समय जो है मुंबई का ही एक ब्रिज है, वहाँ पर एक टहलने वाले लोगों को जो है एक समुद्र, उस ब्रिज के किनारे जो है एक सूटकेस दिखाई देता है। और वह लहरों से होते हुए जब लहर किनारे की तरफ आती है तो उसी लहरों के साथ जो है वो सूटकेस जो है ब्रिज तक पहुंचता है। जब लोगों की निगाहें उस तक पहुंचती है, लोग उसको जा कर के देखते हैं। लेकिन मुंबई और बाकी इन सभी बड़े महानगरों में लोग अलर्ट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर सूटकेसेस में बम और बाकी चीज़ें की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसीलिए तुरंत जो उस ब्रिज के जो गार्ड रहते हैं, लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं। जब गार्ड आता है तो उसको भी डाउट होता है कि सूटकेस आखिर यहाँ पर, और वो भी समुद्र के पानी के द्वारा इधर फेंका गया है। तो तुरंत वह जो है नज़दीकी थानों को इन्फॉर्म करता है। पुलिस पहुंचती है अब टीम के साथ, और जब पहुंचती है तो सूटकेस को खोलने का कोशिश करती है। जब सूटकेस खोलती है तो उसमें एक किसी शख्स का एक हाथ, एक पैर और कुछ कपड़े थे। पुलिस देख कर के दम रह जाती है कि सूटकेस में जो है डेड बॉडी का कुछ हिस्सा है। तुरंत पुलिस जो है आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर कितने बजे सूटकेस को लोगों ने देखा और फिर ऐसा कोई शख्स जो लापता है। लेकिन कोई भी खास इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलता नहीं है। खैर, पुलिस जो है उस सूटकेस और बाकी उसके अंदर हाथ और पैर और बाकी जो है कमीज़, कपड़े थे 2-3, उसको लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जो 100 का हिस्सा रहता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और उसके बाद जो है नज़दीकी थाना और आसपास के जो भी इलाके थे, वहाँ पर जो भी थाना थी, उन लोगों को इन्फॉर्म करते कि किसी व्यक्ति या शख्स का गुमशुदगी का अगर कोई सनहा दर्ज हो तो इन्फॉर्म करे, क्योंकि एक ब्रिज के पास से सूटकेस मिला और उस सूटकेस में जो है किसी शख्स का हाथ, पैर और कुछ कमीज़ें हैं। लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन, लगभग हफ्ता 10 दिन बीत जाता है, कोई जानकारी मिलती नहीं है। अब पुलिस के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, क्योंकि ना ही यहाँ जो मुजरिम है, जो कातिल है, उसकी बात तो छोड़िए, जिस शख्स का कत्ल हुआ है, जिस शख्स का हाथ, पैर और कमीज है उस सूटकेस में, उस मरने वाला का शिनाख्त ही अभी तक पुलिस नहीं कर पाई, और ना ही कोई उसको पहचानने और बाकी चीज़ के लिए कोई एविडेंस पुलिस के पास है। पुलिस उन्हीं जो चीज़ पुलिस को मिले थे मौका वारदात पर, उन्हीं चीज़ों से कुछ खोजने का कोशिश करती है। पूरा बॉडी तो था नहीं, पैर और एक हाथ था और कुछ कमीज़ थे। तो बैग था, बैग भी जो था वह नॉर्मल था, कोई भी ऐसा ब्रांडेड या फिर इस तरह का बैग नहीं था कि उससे पुलिस को कुछ क्लू मिले। लेकिन जो कमीज़ था उसमें पुलिस उस कमीज़ को जब निहारती है, देखती है, तो उसके जो कॉलर पर एक स्टिकर लगा हुआ था और वह पर्टिकुलर टेलर का नाम था। क्योंकि ज़्यादातर जब कभी भी हम लोग कपड़े सिलाते हैं, चाहे वह शर्ट हो, पैंट हो, तो जिस टेलर से हम लोग सिलाते हैं वो अपना एक स्टिकर लगा देता है। पुलिस उस स्टिकर के दम पर उस टेलर का सर्च करने के लिए कोशिश करती है, आसपास के थाने और आसपास के लोगों से पूछती है। तभी उस टेलर का, जहाँ से यह शर्ट सिलवाया गया था, उसका पता चल जाता है, उस नाम का जो टेलर रहता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस शर्ट को दिखाती है। तो जो टेलर मास्टर्स रहते हैं, वे लोग जब कभी हम लोग कपड़े सिलाई करने के लिए देते हैं तो वे लोग कुछ हिस्सा काट करके रख लेते हैं। अब टेलर मास्टर जो है अपने सारा रिकॉर्ड से वो कलर का चेक करता है तो मैच कर जाता है। अब पुलिस खुश होती है कि उसको जो है कमीज़ के थ्रू से जिस शख्स ने कपड़े सिलवाया उसका एड्रेस मिल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब टेलर मास्टर अपना रजिस्टर चेक करता तो वहाँ सिर्फ नाम लिखा हुआ था और एड्रेस और फ़ोन नंबर की जगह पर कुछ था नहीं। अब पुलिस फिर से एक ब्लैंक पॉइंट पर खड़ी थी।
खैर पुलिस जो है उसी नाम के दम पर आगे बढ़ने का फिर से एक बार कोशिश करती है। अब पुलिस फिर से उस पॉइंट ब्लैंक पर खड़ी थी। अब उस नाम से पुलिस को कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे आखिर एक शख्स का क्योंकि उस नाम से बहुत सारे नाम हो सकते थे, वो भी मुंबई जैसे शहर में। पुलिस अब सोशल मीडिया को खंगालती है, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी उस समय तो इंस्टाग्राम था नहीं, बाकी और सोशल मीडिया जो रहते हैं उन सबको पुलिस की एक टीम जो है खंगालती है। तभी जो है फेसबुक पर जो नाम टेलर मास्टर ने बताया था, वेनेट रूबेलो, उस नाम से बहुत सारे जो है नाम फेसबुक पर मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल थे उसी नाम से मिलते जुलते, और पुलिस लगभग 30-40 लोगों का ऐसा प्रोफाइल उसी नाम से मिला था जो बेनेट रूबेलो नाम था। अब पुलिस जो उस 30-40 जो प्रोफाइल उसी नाम से मिलता है, अपना सारा कंसंट्रेशन जो है उसी पर लगाती है। धीरे धीरे उस एक प्रोफाइल का सारा चीज़ चेक किया जाता है, उसके अंदर जो फ़ोटो इमेज जो रहते हैं। तो तभी एक आईडी मिलता है जहाँ पर जैसा शर्ट पुलिस ने उस बैग से बरामद किया था और जिस पर उस टेलर का स्टिकर था, और फिर टेलर का स्टिकर से उस शख्स का नाम मिला बेनेट रूबेलो, वही शर्ट पहना हुआ कुछ इमेजेस एक प्रोफाइल में लोड किया हुआ था। अब पुलिस उस प्रोफाइल का, उस आईडी का पूरा चीज़ चेक करती है तो कंफर्म हो जाती है कि जो मरने वाला शख्स था या फिर जिस शख्स ने कपड़े सिलवाए थे बेनेट रूबेलो, ये उसी का प्रोफाइल आईडी है। अब पुलिस जो है उस प्रोफाइल में मिले हुए फ़ोन नंबर और एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि सेंटा क्रूज़ ईस्ट का एड्रेस था। जब घर पर पहुंचती है तो ताला लगा हुआ। पुलिस फिर से हैरान, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते कि काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन एक बेटी है जो अक्सर आया करती थी। फिर पुलिस जो है, लेकिन बेटी का क्या एड्रेस था वह पड़ोसी लोग बता नहीं पाते हैं। अब पुलिस वापस कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद जो है उस बेनेट रूबेलो का जो सेंटा क्रूज़ में घर था उसको ताला तोड़ने का इजाज़त लेने के बाद ताला तोड़ती है। अंदर बहुत सारे सामान थे, लेकिन कोई भी पुलिस के काम का था नहीं, सिवाय 2 चीज़ का। एक नोटबुक मिलता है और नोटबुक के अलावा जो है एक फ़ोन नंबर पे पुलिस जो है फ़ोन करती है तो पता चलता है कि वह उसकी बेटी का है, जो कि घाटकोपर में रह रही थी। पुलिस नोटबुक का भी स्टडी करती है उससे पहले। जब नोटबुक सारा चीज़ देखती है तो उसमें बहुत सारे पन्ने थे जिसमें हर दिन का एक्टिविटी या फिर कुछ अच्छे पलों का उसमें जिक्र किया गया था, कुछ दर्द भरे पलों का जिक्र किया गया था, जो कि उसके बेटी के द्वारा लिखा गया था। और पुलिस जो है एक पन्ने पर जा कर के पुलिस की निगाहें रुक जाती है। उस पन्ने पर सॉरी 3 बार लिखा हुआ था और आई एम अ बैड गर्ल, आई किल्ड यू डैड, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। पुलिस जब वो नोटबुक पढ़ती है और उस पन्ने को पढ़ती है तो समझ जाती है कि जो है कत्ल शायद उसके बेटी ने ही किया है, लेकिन कत्ल के पीछे मकसद और क्या बात है यह पुलिस के लिए जानना ज़रूरी था और कातिल के पास भी पहुंचना ज़रूरी था। और पुलिस उसी घाटकोपर में रहने वाली जो उसकी बेटी थी, आराध्या जिसका नाम था, उस तक पहुंचती है और आराध्या से उसके पिता के बारे में पूछती है। तो बेटी बताती है कि वो आउट ऑफ इंडिया गए हैं कुछ काम से, लेकिन पुलिस जब उसके सामने वह लिखा हुआ नोटबुक रखती है तो आराध्या टूट जाती है, रोने लगती है और फिर वह सारा चीज़ जो है कहानी पुलिस को सुनाती है। आराध्या बताते हैं कि दरअसल जो बेनेट रूबेलो जो उसके पिता है वह उसके अपने पिता नहीं है, बल्कि जब वह छोटी थी तो बेनेट रूबेलो ने उसको गोद लिया था और गोद लेने के बाद सारा परवरिश, पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें जो है उसी बेनेट रूबेलो ने किया। लेकिन पुलिस हैरान हो जाती है जब यह सुनती है कि जो है बेनेट रूबेलो ने अब आराध्या को गोद लिया था, बाकायदा उसका परवरिश किया, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में भेजा, फिर आखिर क्यों एक बेटी ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। फिर आराध्या आगे बताती है कि दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 4 महीना पहले जो है उसको, आराध्या 19 साल की थी और उसको एक 16 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद यह बात जो है उसके पिता को भी पता चलता है। लेकिन जब आराध्या और जो वह लड़का 16 साल उम्र का था, जब दोनों कभी मिलते थे तो आराध्या ने एक बार जिक्र किया था अपने पिता के बारे में और वह बताई थी कि उसके पिता जो है काफ़ी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब यह बात उसका 16 साल का बॉयफ्रेंड सुनता है तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर जो है कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र करता है। तभी जो है 1 दिसंबर 2019 को वह जो है आराध्या के साथ मिल करके उसके पिता बेनेट रूबेलो का जो है कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद बाकायदा उसका जो है बॉडी का
टुकड़े टुकड़े करता है और फिर एक सूटकेस में भरता है, लेकिन उसके शरीर से, बेनेट रुबेलो के जो शरीर से, पैर से जो है खून रिस रहा था, इसीलिए वह उसी के 2-3 कपड़े जो है पैर के स्थान पर रख देता ताकि खून नहीं रिसे और खून जो है बैग से बाहर नहीं आए और किसी को शक नहीं हो। और फिर ये लोग रात के अंधेरे में जा कर के उसी मुंबई के एक बीच पर जो है समुंदर में फेंक देते हैं, लेकिन बाद में वही समुंदर जो है धीरे धीरे अपने लहरों के थ्रू किसी दूसरे बीच पर, मुंबई के दूसरे बीच पर जो है उसको फेंक देती है किनारे, जो बाद में वह सुबह में लोग देखते हैं और फिर गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से यह सारा कहानी खुल कर के बाहर आया, जिसमें एक 19 साल की गोद ली हुई बेटी और उसका 16 साल का बॉयफ्रेंड दोनों एक अपने ही पिता का कत्ल कर देते हैं। तो आज की कहानी यही थी कि जहां पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही और अपना दिमाग लगाते रही और अंत में सिर्फ एक कॉलर पे एक टेलर का नाम से पुलिस अंत में कातिल तक पहुंचती और उसको सलाखों के पीछे भेजती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।